नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी पूरी एक ही बार में कवर करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये बाइलिंगुअल वीडियो बनाया है, ये पूरा पीपीटी बनवाया गया है आपके लिए। देख सकते हैं आप, पूरा सब कुछ बाइलिंगुअल दिया है, कोई हिंदी इंग्लिश वाली टेंशन मत लीजिएगा। एक एक चीज बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भैया एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ ये 4 चैप्टर दिए हुए हैं। एक स्टोरी ऑफ पालमपुर हो गई, पीपल एंड रिसोर्सेज हो गया, पॉवर्टी वाला हो गया और फूड सिक्योरिटी हो गया। इससे आप यकीन मानिए इतना ज्यादा लेवल का मैं यहां पे बताऊंगा। और प्लस एनसीईआरटी का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी एक बेस है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आप अपना बेस फाउंडेशन नहीं क्लियर करेंगे तो आप जो है करंट अफेयर को समझ ही नहीं पाएंगे। जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं वो समझ नहीं पाएंगे, जो कि किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूरा देखिएगा और मैं आपको बताऊंगा कितनी सारी चीजें यहां पे निकल के आती हैं। जैसे चैप्टर 1 में जो कि है आपका क्या है, पालमपुर गांव की कहानी। इसमें पूरा बताया गया है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। कि एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल में भी एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसके बारे बाद में बताएंगे कि भैया जो गांव की इकोनॉमी है, मतलब एक्चुअली जो विलेज की इकोनॉमी है, उसका सैंपल यहां पे दिया गया है और उससे पूरा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। ये आपका बेस है, मतलब आपको एक सैंपल दिखाया गया है कि भैया एक ऐसा गांव है जो कि वेल डेवलप्ड है, वेल कनेक्टेड है, सारी जो है इरिगेशन फैसिलिटी है, लेकिन वहां पे इनइक्वालिटी भी है, असमानताएं भी मौजूद है। जैसे इंडिया में होता है कि सारी कास्ट वहां पे प्रेजेंट है, आपकी जो है अब सवर्ण कास्ट भी है, सीएसटी भी है, ओबीसी भी है। किस तरह से लैंड की इनइक्वालिटी है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड है, कुछ लोगों के पास बहुत कम लैंड है। मतलब एक बड़ा मास है जिसके पास कम लैंड है, एक छोटा मास है जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है। तो ये जो असमानता है वो पूरी यहां पे दिखाई गई है। एक पूरा सैंपल यहां पे विलेज का दिया गया है, उससे आपको पूरा इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिखाया गया है कि इंडिया इकोनॉमी जो है ज्यादातर रूरल बेस्ड है। रूरल में ज्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन वहां पे और भी चीजें हो सकती हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, डेयरी वाला भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट वाला भी हो सकता है। कैसे कैसे सरकार को इस पे ज्यादा फोकस करके चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी कहानी है यहां पे, दूसरा क्या है, पीपल एज रिसोर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया आप जो है कैपिटल सिर्फ यहां पे फिजिकल कैपिटल नहीं होती, ह्यूमन कैपिटल भी होती है। अगर आप लोग अभी तक क्या समझते थे कि भैया पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो जो है प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसको कोई हम खत्म तो नहीं कर सकते हैं ना। उन पॉपुलेशन को स्किल डेवलपमेंट करके, उनकी हेल्थ का ख्याल रख के, उनके एजुकेशन और हेल्थ का जीडीपी का एक्सपेंडिचर जो है बढ़ा के कैसे हम उनको अच्छे से अच्छा डेवलप कर सकते हैं। इसमें एक जापान के बारे में बताया गया है कि देखिए जापान एक ऐसा देश है जहां पे कोई रिसोर्स नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, और किसी भी देश को डेवलप्ड यानी कि विकसित बनने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होना जरूरी होता था। अभी तक ये समझा जाता था, लेकिन जापान ने ये कर दिखाया है कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्स। सिर्फ इन्होंने अपने ह्यूमन जो कैपिटल है, उनके पास जो लोग हैं, उन पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, उन पे लगातार एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्किल डेवलपमेंट पे, उनके सोशल इश्यूज पे, ये सारी चीजों पे फोकस करके आज जापान जो है डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में, यानी कि विकसित कंट्री, विकसित देश की कैटेगरी में आ खड़ा हुआ है। तो कैसे हमारी जो प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को भी प्रॉब्लम नहीं समझो, आप उसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, बशर्ते कि गवर्नमेंट और जो है हम लोगों को सबको मिलके इस रिसोर्स को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर लोग जो है लोग स्किल्ड हो जाएंगे, लोगों पे आप जो है एजुकेशन में खर्चा करोगे, उनको जो है समझदार बनाओगे, उनको अवेयर करोगे, वो सारी बीमारियों का भी इलाज खोज लेंगे, बड़ी बड़ी क्रांति ला देंगे। कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति किस लिए हुई है? हरित क्रांति भी जो है एक हमारा ही एक ह्यूमन रिसोर्स का ये है, पूरी देन है। आईटी रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में। इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन किस लिए हुआ है? क्योंकि इंडिया में एक अच्छी खासी स्किल्ड फोर्स है, इंडिया के लोग इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, काफी चीप लेबर है हमारा। इसीलिए फिर हम लोग समझेंगे इसमें कि क्यों इंडिया ने एग्रेरियन से डायरेक्टली हम लोग सर्विस पे आ गए। हम लोग बीच वाला जो स्टेज है, जनरली कोई देश यही करता है कि भैया प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर जाता है, पहले प्राइमरी सेक्टर पे फोकस्ड होता है जब तक, तब तक वो डेवलपिंग नेशन बना रहता है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो
वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगता है। फिर वो जब सर्विस इंडस्ट्री बन जाता है तब वो डेवलप्ड बनता है। पूरी दुनिया में सारे जितने भी विकसित देश हैं, ज्यादातर फोकस जो है उनका जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा सर्विस इंडस्ट्री का है। लेकिन इंडिया ने क्यों लीप फ्रॉग किया आपका एग्रेरियन से, यानी कि कृषि से सीधा सेवा की तरफ, एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ। ये सारी चीजें समझेंगे और प्री और मेंस से ऊपर तक की चीजें समझेंगे, इंटरव्यू तक की पूरी समझ बनाएंगे। आप लोग इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा, क्लास 9 की एनसीईआरटी है तो। इसके लास्ट में मैंने क्विज बनाई है 38 क्वेश्चन की, आप प्लीज उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप देखेंगे कि सारे जो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि कैसे इसको पढ़ना होता है और क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी चीजें इसको जो है समझनी पड़ती हैं, उन सारी चीजों पे यहां पे हमने फोकस किया है। ठीक है। तीसरा, और इसी में एक और चीज बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोजगारी क्या होता है, डिसगाइज्ड यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। रूरल एरिया में दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट जो है मौजूद है, एक है सीजनल, ठीक है, और एक है डिसगाइज। सीजनल का मतलब होता है कि जब कृषि का सीजन आता है तब लोगों के पास रोजगार होता है, लेकिन वैसे नहीं होता है तो वो सीजनल हो गया। डिसगाइज का मतलब हो गया एक ही खेत है, वहां पे 4 लोग मिलकर भी उसका पूरा काम कर सकते हैं, जो है कृषि और फसल सब सोइंग और जितनी भी यहाँ पे प्रोसेस होती है सब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 8-8 लोग लगे हुए हैं, लोगों के पास काम ही नहीं है, वो सोच रहे हैं कि चलो फैमिली की ही हेल्प कर दी जाए। तो ये एक तरह से क्या है कि अगर आप 8 में से 4 को निकाल लें तब भी जो है अगर प्रोडक्शन पहले 100 हो रहा था तो 100 ही होता रहेगा। तो यानी कि वो इन्होंने कोई इफेक्टिव यहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं किया। ये होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी के मतलब ये दिखता तो है, ये दिखते तो है काम करते हुए एम्प्लॉयड, लेकिन ये है नहीं। और जो है शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया की बात करें तो वहां पे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब लोग शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके पास स्किल नहीं है। हमारा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा बनाया गया है, अभी तक का स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर आप देखें, चाहे आप जितना भी पढ़ ले, 12th तक पढ़ ले, बीटेक कर ले, बीएससी कर ले, एमबीए कर ले, जो भी कर ले, लेकिन जब आप जॉब पे जाते हैं तो आपको एक इनिशियल ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि हमारे देश में ये चीज फोकस नहीं करी गई है कभी कि भैया जो स्टूडेंट है उनको शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। अगर इंजीनियर है तो उनको सारी चीजें बताई जाए कैसे कैसे जो है आप इस फील्ड में बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कई सारे इंजीनियर कहीं लगे हैं, कोई जो है एमबीए में निकल गया, कोई आईएएस निकल गया, कोई पीसीएस निकल गया, तो ये सारी चीजें फिर उसमें भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो जाए कि हम लोग जब पढ़ के निकले, 12th पास करके निकले, तो हमारे पास कुछ स्किल हो, किसी को कंप्यूटर आता हो, किसी को कोई मशीन बनाना आता हो, मशीन चलाना आता हो, ये सारी चीजों पे हमने फोकस नहीं किया है। बाकी दुनिया भर के देशों ने, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो चीन है, सब में स्किल जो है लोग बहुत ज्यादा है। इंडिया में आज भी 90% के आसपास लोग अनस्किल्ड हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहां डिस्कस करेंगे और बहुत ज्यादा लेवल पे करेंगे। ठीक है। मेंस के क्वेश्चन के आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे, जीएस 3 के पॉइंट मिलेंगे, एसे के पॉइंट मिलेंगे, इतने पॉइंट मिल जाएंगे क्लास 9 की। आपको मैं यकीन दिला रहा हूं और जो है ये दावा करता हूं कि ऐसा क्लास 9 का अगर किसी ने एनसीईआरटी बनाया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए और फिर बताइएगा। तीसरे चैप्टर पे हम आएंगे कि भैया पॉवर्टी क्या होती है, निर्धनता क्या होती है। निर्धनता सिर्फ वो नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं खाने को, निर्धनता वो भी है कि अगर आदमी जो है अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। निर्धनता वो भी है कि आदमी जो है उसका, अगर आदमी या औरत जो भी है अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, एक नॉर्मल सी सर्वाइवल वाली जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। कई सारी जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, मल्टी डायमेंशनल होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कोई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक ही जगह डिफाइन कर दिया गया और हर जगह हर देश वो अपना ले। हर जगह और देश के हिसाब से पॉवर्टी के पैरामीटर बदलते रहते हैं। अमेरिका में वो आदमी गरीब माना जाता है, वो आदमी या फिर वो व्यक्ति जिसके पास कार नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर किसी के पास गाड़ी है तो जो है वो भोकाल टाइट करके बिल्कुल चलता है, बिल्कुल जो है अपने आप को 30 मार खान समझता है और उसको बिल्कुल कम से कम अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी में जरूर रखा जाता है। ये सारी चीजों के बहुत सारे आयाम हैं। इसमें कई सारी कम्युनिटी बनाई गई है निर्धनता के लिए। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए अलग कमेटी आई। उससे पहले, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कुछ प्रयास किए, फिर बॉम्बे प्लान ने कुछ प्रयास किए, फिर जो है आपका अलग कमेटी आई, उसने कुछ यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन दिए, फिर लकड़वाला कमेटी आई, फिर तेंदुलकर कमेटी आई, फिर रंगाराजन कमेटी आई। तेंदुलकर कमेटी में बवाल हो गए थे इसलिए रंगाराजन जो है कमेटी आई। तो ये कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या मानक बताए हैं,
ये सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, उनको एक बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड उनकी सोच यहाँ पे डेवलप्ड होगी। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे वर्ल्ड बैंक जो है, अब जैसे पॉवर्टी जो है एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो उसको कैसे डिफाइन किया जाए, तो वर्ल्ड बैंक ने अपना बिल्कुल जो है एक मानक बना रखा है पीपीपी के माध्यम से। पीपीपी क्या होता है, ये एक एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको। आईएमआर क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, ठीक है। फिर उससे फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, फूड सिक्योरिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जीएस 3 के लिए ये दोनों पॉइंट, जीएस 3 और जीएस 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फूड सिक्योरिटी होता क्या है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और जो है आपका एक्सेसिबिलिटी, 3A जो है फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे कैसे भारत की सरकार ने फूड सिक्योरिटी के लिए कदम उठाए हैं, कैसे कैसे कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं, कैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको पीडीएस बोलते हैं वो किया गया, कैसे जो है पहले जो है पहले पीडीएस आया आपका, फिर जो है आरपीडीएस आया यानी कि आपका आरपीडीएस आया, फिर टीपीडीएस आया यानी कि टारगेटेड, फिर अंत्योदय वाली योजना आई, फिर अन्नपूर्णा योजना आई, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ये सारी चीजों को मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, एक एक चीज, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक चीज यहां पे डिस्कस करेंगे, और जो है एक एक चैप्टर की सब कुछ बताया है यहां पे। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए ये है हमारी पीडीएफ, इस पे आ जाते हैं बाइलिंगुअल। मैंने एक ओवरव्यू देना था वो मैंने दे दिया, सब कुछ यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, ये पेड ग्रुप के रेफरेंस के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम लोग सब कुछ यहाँ देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, आप इन पे कॉल कर लीजिएगा, 9696066089 8564880530। सिर्फ यही हमारे ऑफिशियल नंबर है, कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम है, ये इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है ये टेलीग्राम। और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल टेलीग्राम है। ज्वाइन करने से पहले ये जरूर देख लीजिएगा कि इसमें ये करीबन 1.5 लाख मेंबर है और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे लोग हमारे नाम से फर्जी अकाउंट बना रहे हैं, यही वाला ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा एक एक चीज यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। अब एक एक बिल्कुल लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, और प्लस जितना प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट सब कुछ। ये देखिए एक स्टोरी है पालमपुर विलेज की। देखिए सिंपल बात ये समझिए कि ये यहाँ पे आपको स्टोरी नहीं समझनी है। एनसीईआरटी क्या करता है, एनसीईआरटी आपको हर चैप्टर में, आप कोई भी बुक पढ़ लें, कुछ ना कुछ स्टोरी बताते हैं, फिर कहते हैं क्लास टीचर से कि आप ये करो। ये सब तो जो स्कूल वाले लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। हमको क्या समझना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे सार समझना है कि भैया इस चैप्टर कई क्या रहा है, वो सारी चीजें हमको समझनी है। वो मैंने शुरू में यहाँ पे लिख रखी है, पूरे चैप्टर का जो है कच्चा चिट्ठा मैंने शुरू में दे रखा है। हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, सब कुछ यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये है, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हुए हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। वो समझ लीजिए, सारी चीज मैं बता चुका हूँ, हिंदी इंग्लिश सब में लिखी हुई, एक एक लाइन हिंदी और एक एक लाइन इंग्लिश में है, ठीक है। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भैया किसी भी इकोनॉमी के लिए गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वो जो है इस पूरे चैप्टर की थीम क्या है, इस पूरे चैप्टर की थीम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, रूरल एरिया में प्रोडक्शन का क्या मतलब है, वहां पे फार्मिंग एक्टिविटी होती है या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि इस पूरा जो ये पालमपुर विलेज है, यहां पे ज्यादातर लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वाला परसेंट सिर्फ 20% है, और यही हालत हमारे इंडिया की भी है। इसीलिए इसमें लास्ट में कुछ सजेशन दिए गए हैं। तो ये एक सैंपल है, इस पे हमको देखते हुए इंडिया की इकोनॉमी यहां पे स्टडी कर रहे हैं, समझ लीजिए एक सैंपल स्टडी है ये, और इसी से पॉइंट निकलेंगे वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए जरूरी हो जाएंगे। तो भैया एम क्या होता है प्रोडक्शन का या फिर उत्पादन का, सिंपल बात है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, ठीक है। यही होता है कि नहीं होता है। और अगर आपको प्रोडक्शन करना है, कारक जो है उत्पादन के या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब हो गया, पूंजी। एक तो हो गई आपकी फिजिकल पूंजी, ठीक है, और एक हो गई आपकी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये सारी चीजें बताएंगे अभी आपको, और ये सारे शब्द आगे लिखे हुए, फिजिकल का मतलब भौतिक होता है वैसे, ठीक है। और यहां पे आप ये समझिए कि अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि प्रोडक्शन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, ये समझिए। चलिए एक अलग उस पर समझते हैं। जैसे आप ये मानिए कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है गुड्स और सर्विस की, इसका मतलब है आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन डिपेंडेंट किस पे है, एक है लैंड, एक है लेबर और एक है कैपिटल। अब देखिए लैंड तो इंडिया का फिक्स है,
तो लैंड को तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं कि जो है ये पाकिस्तान वाला वापस मिला लें हम लोग और इंडिया को बड़ा कर दें जैसे पहले था, बांग्लादेश को मिला लें, वो तो अभी हो नहीं सकता है, काश हो जाए तो। खैर ये लैंड तो नहीं हो पाएगा। अब इसमें एक चीज ये हो सकती है कि जो वेस्टफुल लैंड है, जो वेस्ट है एरिया, उसको कल्टीवेबल लैंड में क्रिएट आप कन्वर्ट कर दो बस। लेकिन इसकी भी कितनी संभावना है, कितना कर लोगे यार आप, ये समस्या है। ठीक है, तो लैंड हो गया आपका फिक्स। ठीक, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? आपके पास जो लैंड है उसी लैंड को आप क्या करिए, उसको ज्यादा यूज करने लगे। सिंपल बात हो गई कि नहीं हो गई है? तो देखिए ये हमने देखा था कि प्रोडक्शन क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड ज्यादा है इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा। ये लैंड है, लैंड फिक्स है, वो उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, या तो वेस्टफुल लैंड को कल्टीवेबल में क्रिएट कर दो। अब लैंड फिक्स है तो आप करोगे क्या कि भैया उसी को ज्यादा यूज कर लो, मल्टी क्रॉपिंग कर दो। तो मल्टी क्रॉपिंग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आया, कॉन्सेप्ट कि भैया यहाँ पे खरीफ फसल होती है, राबी होती है और आपकी जो है बीच में जायद भी होती है, सब में यूज करो कुल मिला के। ठीक, अब लेकिन इसमें जो है ज्यादातर इंडिया के किसान क्योंकि छोटे हैं, गरीब हैं और स्मॉल फार्मर्स है, मार्जिनल फार्मर, इन सब की डिफिनेशन भी देखेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं एक एक चीज में छोड़ता नहीं हूं कुछ भी, पूरा इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे आज यहाँ पे। तो भैया अगर आपके पास ये मल्टी क्रॉपिंग करोगे, एक ही लैंड को आप जो है जोते पड़े हो पूरे साल जोते पड़े हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको आपने इतना ज्यादा वहां पे यूज कर लिया मल्टी क्रॉपिंग में, तो इसलिए वो इनफर्टाइल हो सकता है। ये कुछ समस्याएं आ सकती हैं। ठीक, पहला ये हो गया। दूसरा, अगर उसी में प्रोडक्शन फिर भी बढ़ाना है कि मल्टी क्रॉपिंग से भी भैया पूरी डिमांड नहीं हो रही है पूरी, तो क्या करियो, तो आपको मॉडर्न जो फार्मिंग टेक्निक है वो अपनानी पड़ेगी। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक क्या है भैया? ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो एक हाई यील्ड वेराइटी थी। अब देखिए खेती करने के लिए आपको क्या है कि एक जो है बीज है, अगर मान लीजिए उसी को आप एक खेत में डालते हैं एक फिक्स एरिया में, तब वो देता है 100 केजी का मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहा है। तो आप हाई यील्ड लाओ, मतलब जो यील्ड ज्यादा दे। यील्ड का क्या मतलब होता है ये समझो। अब ये एक एक कॉन्सेप्ट में बताता जा रहा हूं। यील्ड का मतलब होता है कि एक आपके पास फिक्स एरिया है, ठीक है, पर यूनिट एरिया में जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन दे उसी का सबसे ज्यादा यील्ड हो गया। ठीक है, समझ रहे बात आप? मान लीजिए कि आपके पास 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, यही एक एरिया आपके पास पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में, सब जगह है। तो जिस जगह से इस 1 किलोमीटर वाले एरिया, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर आपने एरिया लिया, ये आपने स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर दी, जो भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देगा उसकी यील्ड सबसे ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे? मतलब प्रोडक्टिविटी, तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे। तो उसी के लिए क्या है भैया, आपके पास आपने मॉडर्न जो है फार्मिंग वाले मेथड अपना लिए, उसमें हाई यील्ड वैरायटी जो है आपने यूज कर ली। आपका पहले हो रहा था 100 केजी का प्रोडक्शन, फिर होने लगा 500 का। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आपका हाई यील्ड वैरायटी है, जैसे बोलते हैं ना कि आप मान लीजिए बड़ी गाड़ी खरीद सकते हो, या फिर जो लोग भी ऐसे गाड़ी वाड़ी खरीद सकते हैं। एक बार हाथी को लेना आसान है लेकिन पालना बड़ा कठिन है, ये वही चीज है। आपने हाई यील्ड वैरायटी को चलो कर तो लिया, लेकिन अब इसमें जो है अलग इनके नखरे हैं। इनको चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, प्लस इनको चाहिए खूब जो है पेल के इरिगेशन चाहिए, इनको खूब पानी चाहिए। तो ये एक समस्या है इनके साथ। अब ये हाई वैरायटी आपको प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करेगा, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज कर देगा, वहां सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना चालू कर देगा, जो वहां पे आराम से लोग रह रहे थे, मतलब नेचुरल जो इकोसिस्टम में, उनको ये खराब करेगा, बिगाड़ेगा। और इरिगेशन क्या करेगा, पानी आप खींचते जा रहे हो, ग्राउंड वाटर टेबल जो है कम होती जाएगी, तो भैया पानी भी कम हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं आपकी आई मॉडर्न वाटर टेक्निक से, मॉडर्न जो है फॉर्मेट टेक्निक से। ठीक है, खैर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, वहीं तक रहेंगे। तो एक हो गया लैंड, दूसरा हो गया लेबर। अब लेबर में क्या है, कुछ होते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनकी डेफिनेशन बताएंगे अभी, और एक होते हैं लार्ज फार्मर्स। इनको तो भैया खुद ही करना है अपनी खेती, ये खुद ही अपना नहीं पूरा कर पाते हैं। एक तो इनके साथ समस्या ये कि पहले ही अपना खेत भी जो है जोतेंगे, और उसमें भी समस्या ये कि बाप के 2 लड़के, उन 2 लड़कों के 4 लड़के, फिर उनके 3 लड़के। तो ये लैंड इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गया है कि पहले मान लीजिए इतना बड़ा लैंड था, अब छोटे छोटे लड़कों को इतना मिल रहा है बस। तो इनके पास वैसे ही लैंड बहुत कम है। ठीक है, लैंड का में तो ये लोग अपना कैसे सर्वाइवल चलाएंगे। तो ये अपना खेत तो जो है काम करते ही करते हैं, उसके अलावा जो बड़े किसान हैं उनके यहाँ भी काम करते हैं जाके। समझ रहे हैं बात आप? ये जो है ज्यादातर ये अनस्किल्ड है, इनको स्किल्ड नहीं है, इनको सिर्फ जो है आपको सीजनल कुछ काम मिल जाता है। उसके बाद भी कई सारी समस्याएं हैं इनके साथ। सरकार तय कुछ और करती है,
जो लोग काम करवाते हैं वो कुछ और देते हैं, तो वेजेस इनको काफी कम मिलता है, इनको लोन नहीं मिल पाता है ताकि ये नए रोजगार की तरफ, जो नॉन फार्मिंग वाला रोजगार है उनकी तरफ बढ़े, क्योंकि इनके पास लैंड कम है। अब लैंड कम है तो नॉन फार्मिंग की तरफ ही लोग जा सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग तो कर नहीं पाएंगे। तो ये हो गई लेबर वाली चीजें। और कुछ होते हैं लार्ज फार्मर, उनको क्या, उनके पास खूब पैसा है, खूब जो है एक बार फसल होती है को बेचते हैं, फिर नया जो है ट्रैक्टर खरीद लेते हैं, फिर नए किसानों को हायर कर लेते हैं, फिर ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, पैसे से पैसा बनाते जाते हैं, इनइक्वालिटी क्रिएट करते जाते हैं, लैंड हड़पते जाते हैं, बड़े से और बड़ा बनते जाता है, छोटा वाला बंदा जो है और छोटा होता जाता है। यही दुनिया का सत्य है, ठीक है। तो ये यहां भी दिखाया गया है कि भैया इसी के चक्कर में इनइक्वालिटी बढ़ गई है। जो कास्ट वाला सिस्टम चल रहा था अभी तक, अब हालांकि ये सब चीजें जो है धीरे धीरे बदल रही हैं, लेकिन जो वो वाला था वो सब इसमें कंटिन्यू है। ये सारी चीजें बताई हैं। तीसरा हो गया कैपिटल। कैपिटल में भी वही समस्या है, पूंजी कहां से ली हो भैया। स्मॉल वाले जो है अपना खुद ही का जो है परिवार का भरण पोषण कर ले, उन्हीं को खिलाने बहुत है, उनके पास कहाँ पूंजी है। फार्मिंग में आप लाओगे जो है, फिर आपको अगर मॉडर्न अपनाना है तो भैया बीज लाने पड़ेंगे, हाई वैरायटी। कितनी सरकार सब्सिडी दे देगी, सरकार सब्सिडी देती है, उसमें लीकेज हो जाता है, अधिकारी खा जाते हैं। तो वैसे ही जो है किसानों को किसी न किसी तरह यहां भी मारना पड़ रहा है, ठीक है। मार रहे हैं जो ये कुल मिला के सिस्टम ने मार रखा है, ठीक है। अब उनके पास जो है कैपिटल है नहीं, तो वो क्या करते हैं, स्मॉल किसान जो मनी लेंडर हैं, जो पैसे देते हैं, वो ऐसे ऐसे पैसे देते हैं। समझ लीजिए आप बड़े किसान हो मनी लेंडर, कि अगर मान लीजिए आपको 100 रुपए दिया तो कह रहे हैं 25% लेंगे हम, 25% पर मंथ। आप समझ रहे हैं, 4 महीने में ये अपना असल वसूल लेंगे और उसके बाद भी लगातार लेते रहेंगे। तो इन लोग को डेप्ट ट्रैप में फंसा लेते हैं। जो लार्ज फार्मर है उनके पास क्या दिक्कत है, खूब जो है बेचते हैं, खूब बहलाते हैं, खूब खाते हैं, नया नया ट्रैक्टर लेते हैं, फिर से प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं। तो ये हो गया पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कहानी। इस पे यहाँ पे फोकस किया गया है, बहुत ही नॉर्मल सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। ये सब मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए हैं कि भैया एम क्या है प्रोडक्शन का, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना। कैसे करेंगे, लैंड, लेबर और कैपिटल से। कैपिटल कौन कौन सी होती है, यानी कि पूंजी, फिजिकल हो गई, भौतिक, और ये प्लस ह्यूमन यानी कि मानव, ठीक है। लेकिन लैंड है फिक्स, ठीक है। और इसमें नहीं, सॉरी, कैपिटल की बात करें अगर, तो कैपिटल की बात कर रहे थे हम लोग। अच्छा, कैपिटल में भी 2 टाइप की और कैपिटल होती है। कैपिटल समझते हैं पहले। कैपिटल का क्या मैंने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल बताया था। अब कैपिटल में भी एक हो गई फिजिकल और एक हो गई ह्यूमन, ठीक है। फिजिकल में भी 2 टाइप है। फिजिकल में एक हो गई फिक्स, यानी कि टूल, मशीन, ये सब जो एक बार आपने ला के रख दी और वो बार बार जो है काम करता जा रहा है। एक होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब हो गया आपके पास, कि हर बार यार खरीदोगे, बीज बीज लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे, सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जो आपके बाकी सब चीजें होते हैं स्टार्टिंग करने के लिए वो सब करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सब वर्किंग कैपिटल होती है। रॉ मटेरियल मतलब वही सीड वीड, प्लस आपका मनी इन हैंड, कुछ और खर्चे होते हैं। उस टाइम परिवार को थोड़ी ना कोई ऐसा कर दोगे कि भूखे बैठो, लोग काम करेंगे तो खाएंगे तो है। तो ये सब चीजें जो है वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बताया गया है। ये सारा मैंने पूरा चैप्टर यहाँ कर दिया खत्म। देखिए कैपिटल फिक्स्ड होती है, मतलब कि स्थायी वाली कौन सी, टूल, मशीन, बिल्डिंग, वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, ठीक है। पर्पस क्या है इस चैप्टर का, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने बताया उत्पादन से रिलेटेड जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बताए गए हैं। कौन कौन सी जो एक्टिविटीज हैं उत्पादन में यहाँ पे लगती हैं। विलेज इकोनॉमी को यहाँ पे करके एक्सप्लोर, हम इंडिया की इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप, सॉरी, पूरे इंडिया में देखेंगे तो फार्मिंग हमारी मेन एक्टिविटी है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्केल में है। लोग वहां तक जा ही नहीं पावत हैं। वहां पे जाने के लिए लोगों को कैपिटल की जरूरत है, पैसा नहीं है, लोग ड्रिफ्ट में फंसे हुए हैं। ये सारी समस्याएं हैं। कैसे आप विभिन्न रिसोर्सेज को, यानी कि संसाधनों को कंबाइन करके आप गुड्स और सर्विस जो है सर्विस यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। विलेज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनइक्वालिटी को पूरा दिखाया गया है। पालमपुर एक वेल डेवलप्ड, वेल कनेक्टेड है। इनइक्वालिटी बहुत है, 450 फैमिली, सारे टाइप के लोग हैं जैसे इंडिया में होते हैं, ठीक है। कम लोग के पास ज्यादा लैंड है, ज्यादा लोग के पास कम लैंड है। समझ रहे हैं। प्रोडक्शन में ये सब चीज बता दी मैंने आपको, कैसे कैसे कि लैंड जो है फिक्स है, वो उसको आप या तो बस वेस्ट से आप कल्टीवेशन कर दो, बाकी तो आपको मल्टी क्रॉपिंग, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। उसकी मैंने आपको समस्याएं बता दी। बड़ा हाथी पालोगे तो आपको खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे, सिंपल बात ये है। मॉडर्न टेक्निक जो है क्या क्या है, लैंड वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता जाएगा, सॉइल और ज्यादा इनफर्टाइल हो जाएगी। बाकी और भी जो कई सारे केमिकल इफेक्ट होते हैं फर्टिलाइजर के, जो लॉन्ग टर्म में दिखते हैं, लोग जो है बीमारियों और वो सब में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेबर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों है। लार्ज फार्मर हार कर लेते हैं,
छोटे फार्मर जो है उनसे काम करवाते हैं, उनको खुद भी काम करना पड़ता है, दूसरों के यहाँ भी काम करना पड़ता है। लेबर जो है आपका मैनुअल ज्यादातर होता है, बहुत ज्यादा अबंडेंट है। लैंड एक स्कार्स सोर्स है, मतलब ये ज्यादा लोग के पास नहीं है, लेकिन लेबर तो सबके पास है, आदमी अपने हाथ पैर से काम तो कर ही सकता है। ठीक है, कैपिटल ये सब मैंने बता दिया। क्या होना चाहिए ये भी दिया है चैप्टर में। क्या होना चाहिए भैया कि आपको प्रॉपर वेज के लिए लेबर लॉज को और ज्यादा ऐसा बनाना चाहिए जो लेबर फ्रेंडली हो। ठीक है, नॉन फार्मिंग में फोकस करना चाहिए जो कि गवर्नमेंट कर रही है। डेयरी हो गया, चाहे आप मत्स्य पालन ले लो, जो है फिशरीज का कल्चर, बहुत सारे इस समय आपके ये चीजें हैं और इसी से कनेक्टेड है जो फूड प्रोसेसिंग, और वो सब भी धीरे धीरे ये सब उनको यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है। सस्ते लोन मिलने चाहिए ताकि लोग जो है डेब्ट ट्रैप में ना फंसे, लोग जो मनी लेंडर में फंस जाते हैं वो ना हो। लेकिन एक बात और है, मार्केट भी होनी चाहिए। आप प्रोडक्ट बनाओगे भैया, बेचोगे कहां, बेचने के लिए भी तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। बताया गया है कि इरिगेशन परसेंट जो है इंडिया में 40-42% है, 49% हो गया इस समय। मैंने सारे डेटा अपडेट कर दिए हालांकि। ठीक है, और ज्यादातर जो है हमारा जो प्लेन एरिया है कोस्टल में, वहां पे तो बहुत अच्छा इरिगेशन है, लेकिन प्लेटू रीजन में नहीं है, बहुत कम है। ये हो गई समरी। अब चलो एक एक करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि भैया बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने हैं, फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है, सब बता चुका हूं मैं। ठीक है, आप देखते जाइए। यहाँ पे प्रोडक्शन जो है आपका कैसे होगा, इनके लिए कई सारे रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड चाहिए, ह्यूमन मेड, और ये मनी, ये सब चीजें ये मैंने बता दिया शुरू में ही। ठीक है, इसमें यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि पालमपुर है, रायगंज से ये कनेक्टेड है, मतलब कुल मिला के ये सब हम लोग को नहीं समझना है, बेसिक सैंपल है ये सब। यहाँ पे बताया गया है कि भैया यहाँ रोड सब कुछ सब बता दिया है, रोड से कनेक्टेड है। ठीक है, 450 फैमिली हैं, कुछ अपर कास्ट की हैं, उनके पास ज्यादातर लैंड है, कुछ लोअर कास्ट की हैं, उनके पास कम लैंड है। वही मतलब लैंड की इनइक्वालिटी बताई गई है, कम लोगों के पास ज्यादा बड़ा लैंड है, ज्यादा लोगों के पास कम छोटे छोटे लैंड है। लैंड लेसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही जो पहले चैप्टर में चीज बताई गई है वही सेकंड में कनेक्ट की गई है, इसी की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। देखिए ये सब बताया गया है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ है वहां पे। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, मतलब कुल मिला के यही सब दिखाया गया है कि भैया जो ये विलेज है ये वेल डेवलप्ड है। ठीक है, और ये पर्याप्त विकसित है, मतलब कुल मिला के सारी फैसिलिटी है यहाँ पे इंडिया के। लेकिन सारे गांव में ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ पे एक आइडियल सा थोड़ा एग्जांपल लिया गया है। कुल मिला के बात यह है, विलेज इकोनॉमी को दिखा के इंडिया की इकोनॉमी को यहाँ पे बताया गया। इंडिया की इकोनॉमी वैसे भी विलेज ही तो है। ठीक है, ये सब बताया गया कैसे कैसे जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, और भी नॉन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ वाली अगर आप देखें यहाँ पे, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, शॉपकीपिंग होती है, ये तो हमेशा होती है हर जगह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का बताया गया, मैं ये सब मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहली रिक्वायरमेंट क्या है भैया, लैंड और आपका जो है रिसोर्सेज होने चाहिए, वो है हमारे पास, लेकिन वो फिक्स है। तो मल्टी क्रॉपिंग मॉडर्न फार्मर टेक्निक है। दूसरा लेबर, जो कि भैया श्रम। ठीक है, अगर बिना जो है लेबर ही नहीं होगा तो कौन करेगा, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे बेकार की ज़रूरत होती है, नॉन स्किल्ड की भी ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अदर एक्टिविटीज में जो है वो मैनुअल वाले करते हैं। तो वही मतलब लेबर के क्लास बताए गए हैं कि कुछ होते हैं मैनुअल वाले, कुछ होते हैं जो पढ़े लिखे और जो है यहाँ पे एडुकेटेड समझ सकते हैं। इसमें हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्सरी। देखिए प्राइमरी क्या है, सिंपली अगर नेचुरल को कोई एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो नेचर से डायरेक्ट, हम अगर नेचर से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो प्राइमरी है। ठीक, कोई हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर ली, ये सब सेकेंडरी हो गई। इन वाले जो यहाँ पे हमको जो मिला, जो भी रॉ मटेरियल, उसको हमने इनपुट लेके और यहाँ पे कुछ बना डाला। आपको यहाँ पे मिला गेहूं, यहाँ से आपने जो है यहाँ आटा वाटा बना के बिस्कुट प्रोड्यूस कर डाला, तो ये बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर जो है कंस्ट्रक्शन आपने बिल्डिंग कर डाला, वो सब क्या है मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, तो ये है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, और ये द्वितीयक है। और टर्सरी क्या है, जो इन प्राइमरी से सेकेंडरी तक बनने में आपकी मदद करे। जैसे ट्रेड हो गया, आपने मान लीजिए बिस्कुट बनाया, उसके लिए कुछ लोन वोन लिया होगा, फैक्ट्री क्रिएट की होगी, ट्रांसपोर्टेशन किया होगा, पहुंचाया होगा वहां तक आटा वाटा, ये सब ये है टर्सरी यानी कि तृतीयक। ये है सेवा, जो सर्विसेज दे रहा है। इसी में दो और पेज जोड़ दिए, एक है क्वार्टरनरी, जो बहुत ज़्यादा वेल एडुकेटेड होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वो लोग हो गए, हाई क्लास जो है यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, फिर और उससे ऊपर एक हो गया क्वीनरी एक्टिविटी। ठीक है, इनको बोलते हैं प्राइमरी वालों को रेड कॉलर, इनको सेकेंडरी वालों को ब्लू कॉलर, टर्सरी वालों को व्हाइट कॉलर बोलते हैं, और इनको यहाँ पे बोल देते हैं गोल्ड कॉलर। ये सारी चीजें हम लोग एक एक चीज देखेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे समझ लीजिएगा। पिंक कॉलर बोलते हैं महिलाओं के लिए जो जॉब है, बेबी सिटर और ये सब चीजें।
सब कुछ यहाँ पे बताया है मैंने, एक एक बिल्कुल कच्चा चिट्ठा यहाँ पे। तो देखिए ये फिजिकल कैपिटल हम लोग बात कर चुके हैं। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है आपका, एक होगा टूल मशीन और बिल्डिंग, ये सब पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में दे देंगे कि भैया टूल मशीन बिल्डिंग, और फिर वहां पे लिख दिया रॉ मटेरियल। अब इसमें से बताइए कि कौन कौन सी जो है आपकी वो फिजिकल कैपिटल में आएगी। तो क्या आएगी, टूल मशीन और बिल्डिंग, क्योंकि रॉ मटेरियल और मनी जो है वो क्या है, तो ये जो क्या है ये फिक्स कैपिटल है। ये टूल मशीन और बिल्डिंग एक बार आपने क्रिएट कर दी तो फिक्स है, ये समझ रहे बात अब। लेकिन रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड ये तो हर बार जरूरत पड़ती है, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गई। तो ये पहचानना है आपको, ये ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड। ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल का मतलब हो गया कच्चा माल, और नगद पैसा ये जो होता है कार्यशील पूंजी में होता है, ठीक है। और टूल मशीन और बिल्डिंग के अलावा ये सारी चीजें प्रोडक्शन में यूज करते हैं। एक चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है यहाँ पे भैया जी, मैंने आपको बताया था कैपिटल दो प्रकार की होती हैं, एक है फिजिकल कैपिटल, एक है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन को जितना ज्यादा बुद्धिमान बनाओगे, उसको जितनी ज्यादा शिक्षा दोगे, उसको जितनी ज्यादा ट्रेनिंग दोगे, तो वो अपनी स्किल बढ़ा के नई नई मशीनें क्रिएट करेगा, नई नई टेक्निक लाएगा, इफिशियंसी बढ़ाएगा। ये सारी चीजें इन सबको सेकंड चैप्टर में हम लोग करेंगे। यहाँ पे वही सब चीजें बताया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। बेसिक है ये सब समझना है, ठीक है। ये यहाँ पे फिजिकल कैपिटल को कह रहे हैं कि इसी चैप्टर में कैपिटल बोलेंगे, लैंड फिक्स है। इस सब कुछ मैं बता चुका हूं। यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रेंट है कि भैया नहीं कर सकते, एक्सपेंशन नहीं हो ही सकत है। तो यहाँ पे अब ये क्या बचा है, यहाँ पे आप सिर्फ वेस्ट फिल को कल्टीवेबल में कर दो। अब यहाँ पे बताया बीच बीच में कुछ और जो है ज्ञान देने की कोशिश करिए कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है लैंड की, वो होती है हेक्टेयर। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 100 × 100, यानी कि 100 के मीटर के बराबर उसका अगर स्क्वायर बना दो, यानी एरिया हो गया ए स्क्वायर। अगर साइड उसकी 100 है तो यानी कि 10,000 स्क्वायर मीटर जो होता है 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। और बीघा जो है वो ऐसी है, वो वेरिएबल यूनिट है आपकी, हर जगह जगह अलग होती है, तो वो आपकी अलग अलग होती है जगह जगह, ठीक है। चलो फिर और भी कैसे करोगे फिर, तो आप सिंपल बात है वही कि लैंड कोई आइडियल है ही नहीं, तो बस वही बताया कि भैया एक ये देखिए खरीफ सीजन में लोग ज्वार और बाजरा उगा लेते हैं, और फिर जो यहाँ से बचता है उसको कैटल को फीड कर देते हैं, फिर उसी से दूध निकाल लेते हैं। फिर जो है आपका ये पोटैटो को भी कर देते हैं, विंटर सीजन में आपको वीट उगा देते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे करते हैं, सिंपली बात समझ रहे हैं बात आपकी नहीं। फिर उससे जो है यहाँ पे आपको शुगर उगर केन, यहाँ पे जो बीच में आपने ये यहाँ पे आपकी खेती कर ली, उसको जो है किसी तरह बेच दिया लोगों को। जो कई लोगों ने गुड़ की प्रोसेसिंग वो सब यूनिट लगा रखी, तो गुड़ उड़ से बेच दिया, ट्रेडर्स को बेच दिया। तो ये सब जो दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उनसे कनेक्टेड है, सिंपल बात ये, ठीक है। 3 यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप उगा पाते हैं, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, सब कुछ है पालमपुर में, और ये सब कुछ है इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ती गई, वैसे भी ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। ये यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भैया जो ये वाला विलेज है, ऐसे सारे विलेज नहीं होते हैं इंडिया के, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ से आपको इंडिया की इकोनॉमी समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया कि भैया जो इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटी है वो 40% नहीं, अब अभी लेटेस्ट डेटा देखेंगे एग्रीकल्चर रिपोर्ट, 49% हो चुकी है टोटल। जितना भी हमारे पास कल्टीवेबल एरिया है उसमें से इरिगेशन कहाँ कितने पे है, 49%। टोटल इरिगेशन एरिया 49%। इसको रट लो, चबा लो, खा लो, पी लो, समझ रहे हो, ये भैया देख लेना एक बार आप। और यही मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, और ये सब कर रहे हैं लोग यहाँ पे, खूब जो है खेलम खेली हो रही है। यहाँ पे कल्टीवेबल एरिया को कैसे कैसे ये बढ़ा है ये सब भी बताया गया है यहाँ पे। अगर आपसे पूछेंगे अरेबल लैंड एरिया में इंडिया कौन सी पोजीशन पे है, बीच में फर्स्ट नंबर पे आया था, लेकिन फिर से इंडिया सेकंड नंबर पे आ चुका है। सबसे ज्यादा जो है आपका अरेबल लैंड है आपका कृषि योग्य भूमि, वो है यूएस यानी कि अमेरिका के पास, और सेकंड नंबर पे है हमारा भारत। ये एनसीईआरटी में अपडेटेड नहीं है, 159.7 जो है मिलियन हेक्टेयर है लगभग, ठीक। तो ये आपकी जो है जुताई, ये वही हिंदी में दिया हुआ है, कल्ट कैसे कैसे बढ़ा। देखिए कुछ सालों से पिछले ये बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि लैंड कहाँ से बढ़ा लोगे यार। ये वही है कि भैया पीओके ले लो, और अपना जो है पाकिस्तान था वो ले लो आप, और जो हमारा पहले अखंड भारत था वो कर लो, तभी लैंड बढ़ सकता है। तो ये तो जो है होने नहीं देगा कोई। तो यहाँ पे वही बताया भैया कि एक आपका ये मल्टीपल क्रॉपिंग है, दूसरा क्या है आपका,
दूसरा है आपका ये फर्टिलाइजर का 1960 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन की यहाँ पे शुरुआत हुई, क्योंकि हम इतने ज़्यादा जो है हमारी स्थिति खराब हो गई थी कि हमको यूएस से अनाज लेना पड़ा था। बताइए वो कौन सा अनाज था जो यूएस ने भेजा था, क्या नाम था उसका? ये देखिए एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए ऐड कर दी है। 1966 के टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार जब थी तब फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। 1966 में इंदिरा गांधी ने यूएस से फूड एड मांगी थी, मतलब खाने के लिए मदद मांगी थी, समझ रहे हैं आप? तो यूएस ने भेजा था, क्या भेजा था वो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हीट भेजा था, गेहूं भेजा था। कौन सी उनका जो है प्रोग्राम था? PL 480 प्रोग्राम के तहत में भेजा था। 10 मिलियन टन भेजा था, ये भी याद रखियो। यूपी पीसेस और स्टेट पीसेस वाले लोग जो है पूछ लेते हैं। और यूएस के कौन से प्रेसिडेंट थे वो भी नाम याद रखना, प्रेसिडेंट लिंडन बेनिस जॉनसन, ठीक है? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने और चीजें बताई कि भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन चालू हो गया, हरित क्रांति आ गई, बहुत बढ़िया चीज है। उसमें क्या क्या था आपका? हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करना था, यील्ड बढ़ाएगा, यील्ड मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है, ठीक है? ट्रेडिशनल सीड से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन दे देगा सेम यूनिट ऑफ एरिया में, या इसका मतलब है यील्ड बढ़ गया। यील्ड यही होती है, सेम यूनिट ऑफ एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन। अब देखिए ये यहां से रिलेटेड कुछ प्रश्न है आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहली बार एवर ग्रीन रेवोल्यूशन किसने यूज किया था, ये पूछ सकते हैं। किसने यूज किया था? MS स्वामीनाथन ने किया था, ध्यान रखना ये, ठीक है? और ये किस लिए किया था कि भैया इंडिया का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए। और ये 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ये याद रखिएगा। और 1970 के एंड तक हम देखेंगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, 1960 से लेके 70 तक। तब तक हम थोड़ा थोड़ा फूड सफिशिएंट बनने लगे थे। पूरी दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है? नॉर्मन बोरलॉ हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जैक्टली यही सब चीजें पूछ लेते हैं, अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट है ये। इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया का, सॉरी वर्ल्ड का। इंडिया के तो MS स्वामीनाथन है। ये क्या है? इंडिया के जेनेटिसिस्ट हैं ये एक एक चीज याद रखना है इसमें। ग्रीन रिवोल्यूशन सिंपल वही बात है, हाई यील्ड वैरायटी। अच्छा, ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे पहली बार किस क्रॉप में इंट्रोड्यूस किया गया? व्हीट में किया गया, गेहूं में किया गया, उसके बाद चावल में किया गया था, ये भी ध्यान रखना। ग्रीन रिवोल्यूशन किस स्टेट में सबसे पहली बार किया गया? पंजाब में किया गया, ठीक है? ग्रीन रिवोल्यूशन किस 5 ईयर प्लान के तहत किया गया? यह किया गया था 4th 5 ईयर प्लान के तहत, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। एक एक फैक्ट यहां पे मैं लिख के लाया हूं, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, तो आपको याद रखने हैं सब, ठीक है? तो बस क्या हो गया भैया, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन वही बात केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की और जरूरत पड़ने लगी। हायर यील्ड केवल तभी पॉसिबल थे, मतलब बताया था मैंने, बड़ा हाथी पालोगे तो ज्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, समझे? वो वाली बात है। ये पूरा इस कहानी के माध्यम से बताया भैया, ये है मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी। इसमें आपका लगेगा हाई वैरायटी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी है। यह इलेक्ट्रिसिटी से जो है यहाँ पे मशीनें चलेंगी, इरिगेशन होएगा, पंप सेट चाहिए, कैनल चाहिए, ये सब सारी क्या है? इरिगेशन। इंडिया में इरिगेशन परसेंट कितना है? 49%। फार्म मशीनरी लगेगी, इसमें डीजल लगेगा, ये सारी चीजें जो है, इसीलिए आपको यहां पे बड़ा हाथी पालना है तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। वही वाली चीजें यहां हिंदी में लिख दी गई है, समझ रहे हैं मतलब? सब कुछ यहां पे क्लियर होना चाहिए, एक एक चीजें। फार्मर जो कौन से स्टेट के फार्मर ने बहुत मजे लिए इसके, मतलब बहुत फायदा लिया? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये पहले थे जिन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को यूज किया। सबसे पहले इनमें भी पंजाब था, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने खूब जो है दबा के यहाँ पे इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वैसे भी MSP डिक्लेयर कर देती है सरकार। MSP डिक्लेयर करती है सोविंग के पहले, तो उनको पता रहता है कि भैया इंसेंटिव कहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है? तो इसीलिए वो लोग जो है खूब यहाँ पे, अगर मान लीजिए वो कोई मोटा अनाज भी उगा रहे हैं, वहां पे उनको नहीं दिख रहा है इंसेंटिव, तब तो आराम से जो है व्हीट और राइस की तरफ उगाते हैं। खूब यहाँ पे पेलम पेली करके रखी है, पूरा राइस ही राइस उगा रहे हैं हर जगह, जो जरूरत नहीं है वहां भी वो राइस ही उगा रहे हैं। इस चक्कर में जो है यहाँ पे आप देखते हैं जो फूड में बाकी जो चीजें हैं, जैसे दाल है वो महंगी है, मोटे अनाज है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती, ये सारी चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल बात वही, जिसके पास भैया पैसा था वो सब अपना खरीद रहा है, सब मशीनरी, ट्रैक्टर, और वो अब उससे और ज्यादा पैसा बना रहे हैं, पैसे से पैसा बनता है। यील्ड आप देखेंगे तो 1300 से 3200 हो गई थी यील्ड की गेहूं की, वही सब चीजें, मतलब इंडिया के उस पर अगर आप देखें, इंडिया में इस समय पल्सेस का प्रोडक्शन 23 मिलियन टन हो चुका है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। वीट का 98 के आसपास है, 98 के आसपास है ये कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में आता रहेगा, मैं आपको अपडेटेड बताता रहूंगा। कई चीजें यहाँ हिंदी में लिखी हैं, सिंपल बात ये है, ठीक है?
लैंड सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि एक नेचुरल रिसोर्स है भैया, ओवर यूज़ करोगे तो कभी ना कभी जो है अति की ख़त्म तो होता ही है, अति की चीज़ तो होती है। ठीक, तो ये इसमें भैया लॉस ऑफ फर्टिलिटी होने लगी, केमिकल फर्टिलाइजर बढ़ाने लगे। तो जब ये इनफर्टाइल हो गया, मतलब अभी एक ही ज़मीन से आप समझिए 100 किलो उग रहा था, फिर उन्होंने केमिकल्स दबा दबा के डाला, फिर ये 500 होने लगा, लेकिन अब उसकी कैपेसिटी खत्म हो रही है, फिर से वो जो है 300 200 आने लगा। तो ये फिर और डालेंगे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालेंगे, तो उससे जो है भैया ये और यहाँ पे इसके इल इफेक्ट आने लगे। और प्लस आपने खूब दवा के इरिगेशन किया, खूब पानी निकाला, ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट होने लगी। ये है यहाँ पे समस्या, समझ रहे बात आप? वही सारी चीज़ें बताइए भैया कि आपका इन्वायरमेंट रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर, ठीक है, यानी कि आपके पर्यावरणीय संसाधन, मिट्टी की उर्वरता और भौम जल, ये कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट हो गए, इनको पुनर्जीवित करना बहुत ही ज़्यादा जो है कठिन है। और ये हमारे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ पे हमको इसका ध्यान रखना। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं, मिनरल देते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और तुरंत जो है यहाँ पे प्लांट को अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये सॉइल में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं और ये यहाँ से सॉइल से स्केप कर जाते हैं ग्राउंड वाटर को, जो है मतलब अपने केमिकल फर्टिलाइजर डाला, ये ऐसा नहीं कि सॉइल ही में रहे, वो नीचे चले गए, समझ रहे हैं आप? यहाँ तक ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही रहे, सॉइल में चलो उसने खेती होती तो कर दी, लेकिन और नीचे चले गए। इनका जो पर्पस था और ज़्यादा जो है बढ़ा रहे हैं, ये ज़्यादा ये बढ़ गए और फिर ये नीचे जाके ये वाटर टेबल को गंदा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, केमिकल फर्टिलाइजर कई बार कई सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो सॉइल में होते हैं उनको भी मार देते हैं। तो ये एक समस्या हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इससे क्या हो जाएगा कि कुछ टाइम बाद जो है सॉइल लेस फर्टाइल हो जाएगी और उसमें और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये सब आप देख रहे हैं देश में जो है रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब हरियाणा में हो रहा है ये, और इसने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है, गुणवत्ता को डिग्रेडेशन कर दिया है ये पूरा सॉइल हेल्थ का। पंजाब हरियाणा जो पंजाब के जो हैं इनको और यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है। सिंपल बात ये मैंने आपको बता दिया है सब। ये वही इनइक्वालिटी दिखाई कि भैया देखिए कुछ लोगों के पास बड़े बड़े लैंड हैं, कुछ के पास छोटे छोटे लैंड हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनइक्वालिटी, दूसरा पार्ट जो मैंने बताया, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बड़े लोगों के पास जो है कुछ लोगों के पास ज़्यादा बड़े हैं, कुछ बहुत सारे लोगों के पास कम बड़े हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई गई। वहाँ इनइक्वालिटी है और क्या होता है ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे जो है किसानों को, एक किसान था उसने कुछ दिन कमाया, नहीं हो पाया, फिर उसके पास जो उसके बच्चे थे उसमें बटा, फिर और बटा, लैंड फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। अब इसमें चाहे आप जितनी मॉडर्न इरिगेशन लगा लो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड लगा लो, जब इतना बड़ा लैंड था आपने काट काट के इतना कर दिया तो उसमें क्या करोगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, ऐसे ही ये जो लैंड स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है और विदेशों में देखेंगे आप तो वहाँ पे पूरा जो है बड़े बड़े लैंड के मास होते हैं, इसीलिए वहाँ पे अगर खेती करनी है तो मतलब बाकायदा आराम होती है। यहाँ पे ये कुछ और उगा रहे हैं, इनके बगल में ये कुछ और उगा रहे हैं, ये भी एक समस्या है यहाँ पे, समझ रहे हैं बात आप? यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, हालांकि ये अपडेटेड फिगर नहीं है, मैंने नेक्स्ट वाली पे डाला है इसको। आप ये देखिए, ये वाला फिगर अपडेटेड देखिए ये। अब इससे देखिए कई सारी डेफिनेशन पता चल गई। इंडिया में मार्जिनल यानी कि सीमांत किसान किसको बोलते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, समझ रहे हैं बात आप? 1 हेक्टेयर का मतलब हो गया 10,000 स्क्वायर मीटर सॉरी। और स्मॉल यानी कि छोटे किसान किसको बोलते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर तक जिनके पास होती है लैंड। और उसके बाद ये जो ये सेमी मीडियम किसको बोलते हैं आप, ये सेमी मीडियम बोलते हैं 2 से 4 वालों को, मीडियम बोलते हैं 4 से 10 हेक्टेयर वालों को, लार्ज बोलते हैं 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वालों को। ठीक, तो इंडिया में जो लार्ज वाले किसान हैं इन्होंने बहुत बड़े भूमि पर कब्जा कर रखा है, बाकी सब जो स्मॉल वाले हैं उनके पास कम है। ये देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ होल्डिंग, अगर आप देखेंगे मार्जिनल की कितनी नंबर ऑफ होल्डिंग है, 68% समथिंग, ठीक है, और स्मॉल की कितनी है 17.5%, और सेमी मीडियम की कितनी है 9.5%, मीडियम की है 3.8, और लार्ज किसान की होल्डिंग कम है लेकिन इनके पास जमीन बहुत है, ये एक समस्या है, समझ रहे बात आप? अब देखिए इनकी होल्डिंग जो है टोटल अगर आप स्मॉल वाले की देख लें 68 और ये जो है 17.5 मिला लें, ये कितना हो गया 85 के आसपास हो गया ये, ठीक है। 85% जो किसान है इनके पास सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं आप 24 और 22 तो 44% खेत सिर्फ एरिया है, ये एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया में अगर आप देखेंगे 44% एरिया सिर्फ है कितने लोगों के पास, 85% लोगों के पास, और बाकी 15% लोगों के पास 56% एरिया है। ये समस्या है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात यह है मार्जिनल
सीमांत होता है 1 हेक्टेयर से नीचे, स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4, 4 से 10 मीडियम और 10 से ऊपर लार्ज। ये ध्यान रखना, एकदम रट लेना इसको। फिर ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, जो छोटे किसान है वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना जो है श्रम करते हैं यहाँ पे खेतों में अपने, ठीक है। और ये जो है अपने फार्मिंग को तो यूज़ करते ही हैं, बल्कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर है वो भी इनको हायर कर लेते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है। यही सब यहाँ पे बात चल रही है दाला और रामकली के बीच में। ये सब इतने समझने की ज़रूरत नहीं है। फार्म लेबरर्स जो है ज़्यादातर लैंडलेस हैं, बहुत कम लोगों के पास लैंड है अभी तो बहुत छोटा छोटा सा है। ये एक समस्या बात है। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े किसानों के यहाँ जो है खेती करने जाते हैं, लेकिन बड़े किसानों की जो खेती है उस पर इनका राइट थोड़ी ना होता है। वो इनको तो बस थोड़ा बहुत जो है कुछ मेहनताना मिल गया डेली का, थोड़ा बहुत खाना वाना मिल गया, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पे कभी इनको कैश मिल जाता है, कुछ थोड़ी बहुत क्रॉप दे देते हैं, तो उसी से इनका जीवन यापन चलता है। और ये जो फार्म लेबरर होते हैं डेली बेसिस पे काम करते हैं, इनको यहाँ पे जो है पूरे साल काम भी नहीं मिलता है। ये भी एक समस्या है। सैलरी भी बहुत कम मिलती है। अब देखिए यहाँ पे दाला जो है, यहाँ पे इसको 300 रुपये जो है मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 2160 मिल रहा है। अगर ये नहीं ज़्यादा करेंगे, मान लीजिए ये मना कर देंगे, तो क्या है, उनके लैंड लेबर इतना ज़्यादा है, काम है कम, काम देने वाला है कम, तो सप्लाई हो रही कम, यहाँ पे डिमांड इतनी ज़्यादा है। तो भैया जब डिमांड ज़्यादा है यहाँ पे और सप्लाई कम हो रही, तो यहाँ पे आप देखें, अब इनको जो है यहाँ पे समझ रहे हैं, या लोगों को काम की डिमांड ज़्यादा है, तो अब उनको काम चाहिए। अब भले 300 गवर्नमेंट ने कर रखी, तो कहते हैं जाओ गवर्नमेंट से ले लो आके, फिर समझ रहे हो बात आप। तो ये चाहे 100 दे चाहे 150 दे, ये लोग काम करना पड़ता है इनको, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, देने वाले काम कम है। देखिए यही सब लिखा हुआ है भैया, बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन है, इसलिए लोग भैया जो गरीब लोग उनको करना पड़ता है। कैपिटल चाहिए, तीसरी बात ये मैंने आपको पहले बता दिया। जो छोटे किसान है वो भैया ये कर्जा लेंगे, डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे, 25-25, 30-30 टका देना पड़ता है, यहाँ % देना पड़ता है। मनी लेंडर के जो है चंगुल में फंस जाते हैं, उनके पास कोई वो नहीं है, कोई और साधन नहीं, तो इसीलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यही सब यहाँ पे सविता की कहानी बचाई है, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्मॉल के अगर आप देखेंगे कंपेरिजन में, जो बड़े किसान हैं उनके पास तो है ही सब कुछ। बड़े किसान तो जो है खेती करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं और वो फिर से नया नया जो है करते जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई है, ठीक है। सिंपल बात यही कि 3 कारक पे हमने खूब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर क्या होगा, लैंड यहाँ पे होगा, लैंड इज ए स्कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कल्टिवेटेड एरिया इज क्या है यहाँ पे, बताइए आप। ये फिल इन द ब्लैंक करिए जल्दी से, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सब हम लोग कर चुके हैं, आप ये कर लीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे सब बता दिया है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। और ये जो है कुछ सरप्लस होता है, छोटे वाले किसान तो अपना खुद ही पूरा कर ले, वही बहुत है उनके लिए, तो वो कहाँ से बेचेंगे मार्केट में। बड़े किसान बेच जाते हैं क्योंकि उनके पास खुद का भी है खूब सारा, उनके पास लैंड है खूब, जो है ट्रैक्टर है, तो वो दूसरा बेच आते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, नेक्स्ट सीजन के लिए रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, यही सब यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो जो मीडियम और लार्ज किसान है वही लोग मजे में हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे कहानी के माध्यम से की गई हैं। फिर वही सब भैया गैर जो कृषि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे जो है, वो उसमें सिर्फ 25% लोग हैं, तो वही यहाँ पे बताया गया कि डेयरी हो गई, एक डेयरी पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। कई लोग इसमें करते भी हैं इस गांव में, और दूध जो है आसपास के क्षेत्रों में बेच देते हैं। कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी है यहाँ पे, कुछ लोग अपना छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, किराना की शॉप लगाते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताएगी। मिश्री लाल एक हैं, वो गन्ने की अपनी पेरने वाली मशीन ले आए, तो उससे गुड़ उगा लेते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा मतलब कुल मिला के यहाँ बताया गया। शॉपकीपर हैं, ट्रेडर हैं वहाँ पे, ठीक है। सब ये दूध, ये सब कंगा, बैटरी, ये सब बेचा करते हैं। और फिर यहाँ पे बताया गया कि एक करीम भाई आए, उन्होंने कंप्यूटर केंद्र खोला, और यहाँ पे जो है देखा कि कई सारे जो गांव के छात्र हैं वो भी फिर धीरे धीरे जाने लगे। तो ये यहाँ पे फिर जो है आपने देखा कि यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो इन्होंने देखा कि कुछ गांव के लड़के बाहर सीखने जा रहे हैं, तो इससे बढ़िया हम ही खोल दें यहाँ पे। तो उन्होंने अपना जो है करीम भाई ने अपनी यहाँ पे कंप्यूटर की यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाल दिया, और वहाँ पे पढ़ने लगे लोग। ट्रांसपोर्टेशन भी एक जो है यहाँ पे तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये जो लोगों को एक दूसरे जगह ला जाते हैं, मतलब कुल मिला के रूरल इकोनॉमी की पूरी बात बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के साथ ये पूरा मेरे हिसाब से जो है मैंने सारी चीज़ें फिनिश कर दी। ये समरी है, फार्मिंग मेन एक्टिविटी होती है, ठीक है। जो गांव में खेती उत्पादन मुख्य क्रिया है। पिछले वर्षों में, कई वर्षों में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। हर चीज़ों के प्रोज और कॉन समझना चालू करिए आप। ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, ध्यान रखना। ये एवर ग्रीन रिवोल्यूशन बताइए किसने सबसे पहली बार यूज किया था, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे ऐसे ही डायरेक्टली,
ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है भूमि स्थायी है, दुर्लभ है, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और इन सब जो अन्य संसाधन है उन पर अधिक दबाव पड़ा है। और ये जो है आपको कैपिटल चाहिए, मीडियम और लार्ज वाले तो कर लेते हैं, छोटे वाले नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया अभी क्या कि जो हमारे किसान है 84% करीबन, उनके पास एरिया कितना है, सिर्फ 45% के आसपास, बाकी 15-16 जो परसेंट है वो 54% एरिया रखते हैं। तो लैंड जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल है। लिमिट लगाई गई थी। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखे हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक। अब इसमें देखिए लैंड में तो लैंड वाले जो है कुछ लॉज बनाए गए थे, उसमें 40 बीघा की लिमिट रखी गई थी। कितनी लिमिट है एग्जैक्टली बताइए कि इंडिया में क्या लिमिट है, लैंड कोई कितना मैक्सिमम रख सकता है, ठीक। तो उसके लिए आपके कई सारे बिल लाए गए, कई सारे एक्ट बनाए गए आज़ादी के बाद। लेबर के लिए क्या है, धीरे धीरे रिफॉर्म चल रहा है। कैपिटल के लिए क्या है, नई नई जो है सरकार स्कीम निकालती है लोगों को जो है कैपिटल देने के लिए कि किसानों को कैपिटल मिले और उनको खेती वेती को प्रमोट करें। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी इस समय ई मार्केट, ई नैम चल रहा है, वो सब भी इसका बहुत एडवांस स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे यही सब बताया गया जो मैंने यहाँ पे बताया था, सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जैक्टली बता दी हैं, ठीक है। और यही सब चीज़ें यहाँ पे पूरा मतलब कुल मिला के चैप्टर अब खत्म हो गया। इसके साथ ही ये वाला पहला चैप्टर खत्म हुआ।